हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर एसएचएम के बारे में। सो व्हाट इज द एंगुलर एसएचएम? अ सिस्टम इज सेड टू एग्जीक्यूट एंगुलर एसएचएम व्हेन इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बट इज इन अपोजिट सेंस। तो अगर कोई भी पार्टिकल एंगुलर एसएचएम कर रहा है तो जो उसका एंगुलर एक्सीलरेशन होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, बट इन अपोजिट सेंस। करेक्ट? तो यहां पर हम लिख सकते हैं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। अपोजिट सेंस में होगा इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन आया है। करेक्ट? तो जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो एंगुलर एक्सीलरेशन लगेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये इसका सेंस है। करेक्ट? तो अगर कोई भी पार्टिकल एंगुलर एसएचएम करेगा तो वो डेफिनेटली इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, तभी वो एंगुलर एसएचएम कर रहा होगा, हम बोलेंगे। अगर मैं इसे लीनियर एसएचएम के साथ में कंपेयर करूं, क्योंकि लीनियर एसएचएम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसके बारे में हमें पता है, तो उसकी इक्वेशन क्या थी? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। करेक्ट? तो यहाँ पर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सीलरेशन होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। करेक्ट? तो हम फोर्स जानते हैं वहां पर, ऐसे यहाँ पर टॉर्क होगा। करेक्ट? अगर हमने टॉर्क इस डायरेक्शन में लगाया है तो रिस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और रिस्टोरिंग टॉर्क होना जरूरी है तभी पार्टिकल एंगुलर एसएचएम कर सकता है। जैसे कि लीनियर एसएचएम में रिस्टोरिंग फोर्स होना जरूरी था टूवर्ड द मीन पोजीशन। करेक्ट? जो कि उसको वापस लाता था। ऐसे ही हमारा एंगुलर एसएचएम में रिस्टोरिंग टॉर्क का होना जरूरी है, जैसे वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी था जब हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ा था। करेक्ट? सो हमें लीनियर एसएचएम के बारे में सब कुछ पता है, अच्छे से पता है। अब हम एंगुलर एसएचएम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस थीटा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाते हैं यहाँ पर, तो एक कांस्टेंट आएगा और वो होगा ओमेगा स्क्वायर। अल्फा को आप लिख सकते हो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। इसको इधर लेके आते हैं तो ये जो प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, और ये हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमारे पास में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है। करेक्ट? तो इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा? जैसे हमने लीनियर एसएचएम में डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता है, ऐसे यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा हमें थीटा इक्वल टू थीटा नॉट, करेक्ट, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव यहाँ पर क्या था? ये था हमारा इनिशियल फेज, ये ऑलरेडी हमें पता है। करेक्ट? थीटा नॉट यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, जो एंगुलर एसएचएम हो रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो है यहाँ पर। करेक्ट? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें एंगुलर एसएचएम का, तो सिंपल पेंडुलम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एंगुलर एसएचएम का। तो ये है हमारा सिंपल पेंडुलम। इस पिक्चर में जो आपको दिख रहा है वो है हमारा सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम क्या करता है? एंगुलर एसएचएम करता है यहाँ पर। करेक्ट? तो इसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पहले आप इसे नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो इस पिक्चर में एक सिंपल पेंडुलम दिखाई दे रहा है। करेक्ट? सिंपल पेंडुलम कुछ इस तरीके से दिखता है जैसा कि ये पिक्चर में है। इसे हम लोग बॉब बोलते हैं, और ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ है यहाँ पर L। करेक्ट? तो इस बॉब का मास है m और स्ट्रिंग की लेंथ है L। अब मैं अगर इस डायरेक्शन में इस पर टॉर्क लगाऊंगा तो ये हो गया अप्लाइड टॉर्क, और ये देखो ऑसिलेट कर रहा है। हमें इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है कि टाइम पीरियड क्या होगा, ये हम करना चाहते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो मैंने टॉर्क लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये हो गई मेरी अप्लाइड टॉर्क की डायरेक्शन। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। जब मेरा बॉब टूवर्ड द राइट है, राइट डायरेक्शन में, तब ये जो टॉर्क है वो मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। करेक्ट? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये अप्लाइड टॉर्क हमने इस डायरेक्शन में लगाया, रिस्टोरिंग टॉर्क उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जब ये इधर जा रहा होगा तब भी रिस्टोरिंग टॉर्क मीन पोजीशन की तरफ लग रहा होगा। करेक्ट? तो यहां पर
जो अप्लाइड टॉर्क है और रिस्टोरिंग टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, और ये रिस्टोरिंग टॉर्क ही रिस्पॉन्सिबल है इसको ऑसिलेट करवाने के लिए, करेक्ट। जैसे वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स था। अगर यहाँ पर ग्रेविटी को हटा दिया जाए, मतलब ग्रेविटी, मान लो हम स्पेस में गए जहाँ पर ग्रेविटी है ही नहीं है, वहां पर अगर मैं इसको ऑसिलेट करूँ तो ये ऑसिलेट नहीं करेगा, करेक्ट, क्योंकि वहां पर रिस्टोरिंग टॉर्क इसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटी ना होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगने की वजह से वहां पर रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं होगा। तो इसकी मैं एक पिक्चर बना लेता हूं सबसे पहले। तो ये हो गया हमारा बॉब, ये स्ट्रिंग, करेक्ट। इसका मास है m, तो लेट्स सपोज ये एंगल है हमारा थीटा, ऑलराइट। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है l यहाँ पर। तो अप्लाइड टॉर्क लगा इस डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में, हमने टॉर्क लगाया इस डायरेक्शन में, और रिस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, करेक्ट, ये एंगल भी थीटा होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो अगर ये थीटा है तो ये होगा mg साइन थीटा। अगर इसको रिजोल्व करते तो mg साइन थीटा। तो यहां पर अगर ये एसएचएम कर रहा है, एंगुलर एसएचएम कर रहा है, सिंपल पेंडुलम, सो अप्लाइड टॉर्क इक्वल होगा रिस्टोरिंग टॉर्क के। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए। अप्लाइड टॉर्क को आप लिख सकते हो आई अल्फा, ये हमें रोटेशन से पता है। अब रिस्टोरिंग टॉर्क होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो mg sin थीटा परपेंडिकुलर फोर्स है और l यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क को, mg sin थीटा इंटू l, करेक्ट। अब क्योंकि हम एसएचएम की बात कर रहे हैं तो ये जो थीटा एंगल है इट इज वेरी स्मॉल, और अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा। अब ये इक्वेशन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा, ऑलराइट। अब उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, देखो अब क्या करेंगे हम लोग, अल्फा इक्वल टू माइनस एम जी एल बाई आई इंटू थीटा, करेक्ट, ये हम लिख सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करूं, या फिर मैं स्टैंडर्ड एंग्लो एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर करूं, तो एंग्लो एसएचएम क्या होती है स्टैंडर्ड हमारी, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अगर कोई भी एंग्लो एसएचएम कर रहा है तो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो इससे कंपेयर करने पर हमें पता चलता है जो ये एम जी एल बाई आई दिख रहा है, ये जो एम जी एल बाई आई दिख रहा है, दिस इज वॉट, दिस इज द ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर होगा। तो यहां से हमें ओमेगा की वैल्यू मिल चुकी है, और वो होगी अंडर रूट में एम जी एल बाई आई, करेक्ट। अगर मुझे लीनियर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ भी होता है, तो मैं इसे इक्वेट कर सकता हूँ 2 पाई एफ के। तो यहाँ से मुझे लीनियर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट, करेक्ट। हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें, फ्रीक्वेंसी, तो 1/2 पाई एम जी एल बाई आई। और अगर टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो हमें रिलेशन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में पता है, टी इक्वल टू होता है हमारा 1/f। तो इसको उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो टाइम पीरियड क्या मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट में आई बाय एम जी एल। अब आई यहाँ पर क्या है, हमारा इनर्शिया है, और इनर्शिया हम लोग कहाँ से निकालते हैं, हिंज पॉइंट से, ये तो हमें पता है। तो ये ओ पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इनर्शिया क्या लिखेंगे इसका, सिंपल पेंडुलम का, सोचो क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो रोटेशन में हमने पढ़ा है, इसका इनर्शिया लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर, पॉइंट मास है, करेक्ट, एल डिस्टेंस पर रोटेट कर रहा है तो एम एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई की वैल्यू एम एल स्क्वायर हो गई। तो टाइम पीरियड को मैं लिख सकता हूँ टी इक्वल टू 2 पाई, और आई की वैल्यू रखूंगा एम एल स्क्वायर, और ये है एम जी एल,
अब m से m गया, एक l से एक l गया, तो फाइनली टाइम पीरियड मेरे पास में आ रहा है 2 पाई अंडर रूट में l बाई जी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो टाइम पीरियड फाइनली हमें मिल रहा है 2 पाई अंडर रूट में l बाई जी। तो ये आपको याद रखना है। आई की वैल्यू भी हमने रख दी यहाँ पर। ऐसी अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी है तो ये फॉर्मूला है ही, यहाँ पर आई की वैल्यू आप रख सकते हो। करेक्ट, तो लीनियर फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी हमारे पास में और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी। आई की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है यहाँ पर। आई होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर हुई होगी, कैसे हम लोग टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं एक सिंपल पेंडुलम का। इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Now let's see one question on the basis of this concept. A simple pendulum of length 1 meter is allowed to oscillate with an amplitude 2 degree. It collides elastically with the wall inclined at 1 degree to the vertical. Its time period will be. तो इस क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, हमारे पास में एक सिंपल पेंडुलम है। लेट्स सपोज ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है मीन पोजीशन से, तो ये हमारी मीन पोजीशन। करेक्ट, यहाँ पर जो इसका एम्पलीट्यूड है वो है 2 डिग्री, मतलब जो इसका मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन वो 2 डिग्री है। करेक्ट, तो अगर हम टूवर्ड द राइट देखें, करेक्ट, ये हमारा लेफ्ट हो गया और राइट हो गया, तो इस डायरेक्शन में तो 2 डिग्री ये घूम पा रहा है, तो मीन टू एक्सट्रीम जाएगा और एक्सट्रीम से रिटर्न आएगा। तो मीन टू एक्सट्रीम गया और एक्सट्रीम टू मीन वापस आया। अब इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लेफ्ट में जब ये घूम रहा है तो 1 डिग्री पर एक वॉल बनी हुई है, वॉल से ये हिट करेगा, यहां पर ऐसे गया और यहां पर हिट करेगा, और यहां पर इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, इसलिए एनर्जी का लॉस नहीं होगा। करेक्ट, मतलब जितनी वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में थी उतनी वेलोसिटी से रिटर्न भी आएगा। ऑलराइट, तो यहां पर ये सिर्फ 1 डिग्री घूम पा रहा है। अगर ये पूरा घूम पाता 2 डिग्री दोनों साइड में, तो इसका टाइम पीरियड अलग होता। एक साइड में 1 डिग्री घूम रहा है तो टाइम पीरियड अलग होगा। अगर ये पूरा घूम पाता तो टाइम पीरियड कितना होता, वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी फॉर्मूले से। तो टाइम पीरियड देखते हैं, अगर ये दोनों साइड 2 डिग्री घूमता तो कितना होता। एल की वैल्यू हमें 1 मीटर गिवन है और जी हमें लेने के लिए बोला गया पाई स्क्वायर, है ना। तो फाइनली हमारे पास में टी आ गया 2 सेकेंड। तो अगर ये पूरा ऑसिलेट करता तो 2 सेकेंड इसका टाइम पीरियड होता। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू हमारे पता है 2 पाई बाई टी होता है। टी की वैल्यू भी 2 है, तो ओमेगा हमारे पास में आ जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट, ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। ओके, तो टाइम पीरियड आ रहा है 2 सेकेंड और ओमेगा की वैल्यू आ रही है पाई रेडियन पर सेकेंड। अब मैं एक काम करता हूं, मैं ये फाइंड आउट करता हूं कि 1 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने के लिए इसे कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है, ये मैं निकाल लेता हूं। करेक्ट, 1 डिग्री के लिए तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। हम लोग मान के चल रहे हैं ऐसे जब मीन पोजीशन से हुआ तो फाइव तो 0 हो जाएगा। तो और थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे हम, थीटा यहाँ पर है 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, और थीटा नॉट है हमारा एंगुलर ये एम्पलीट्यूड जो कि हमें दिया है 2 डिग्री। साइन ओमेगा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि पाई है, और फाई है यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा साइन पाई टी। करेक्ट, तो साइन पाई टी इक्वल टू हमें मिला 1/2। ये क्लियर हो रहा है। तो साइन पाई टी 1/2 है, तो पाई टी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सोच के देखो आप। साइन, अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो थीटा इक्वल टू आप क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू आप लिखोगे पाई/6। क्लियर हो रहा है आपको। तो मैं इसे लिख सकता हूं पाई टी इक्वल टू पाई/6। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो थीटा इक्वल टू पाई/6 होगा। ऐसे पाई टी इक्वल टू आप लिख सकते हो पाई/6, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो टी इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 1/6 सेकेंड। अब आपको ये समझ में आ गया कि मीन टू वॉल तक पहुंचने में इसको 1/6 सेकेंड लग रहा है। 1/6 सेकेंड में ये यहां से यहां तक पहुंचा मीन टू वॉल, और वॉल टू मीन दोबारा आने में इसको 1/6 लगेगा। तो अब इसका टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं कितना होना चाहिए अगर ये वॉल यहाँ पर है तो इसका टाइम पीरियड पहले था 2 सेकेंड, मतलब मीन टू एक्सट्रीम जाने में इसको हाफ सेकेंड लगना चाहिए, हाफ सेकेंड में रिटर्न आ जाएगा।
करेक्ट। मीन टू वॉल इसे पहुंचने में लगेगा 1/6 सेकेंड और 1/6 सेकेंड में रिटर्न आ जाएगा। अब इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा हमारा 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6। ये क्लियर हो रहा है आपको? तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 हमारा हो जाएगा 1/3, तो 1 प्लस 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 4/3। तो फाइनली जो आंसर हमारा आया है टाइम पीरियड, अगर ये वॉल बना देता हूं तो 4/3 सेकेंड होगा। मीन्स ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास में सिंपल पेंडुलम है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे मान लो कि हमारे पास में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता और ये एसएचएम कर रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। ये मीन है, ये एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक वॉल क्रिएट कर देंगे, वॉल बना देंगे। ये मैंने वॉल बना दी और लेट सपोज ये वॉल मैंने बनाई है a/2 पर, a/2 डिस्टेंस पे जाके वॉल बना दी। अब मुझे टाइम पीरियड निकालना है। तो आप देख रहे हो लेफ्ट में तो ये पूरा ऑसिलेट करेगा, करेक्ट। तो ये मीन टू एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम टू मीन जाएगा। बट जब राइट डायरेक्शन में बात करेंगे तो अब सिर्फ ये a/2 जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट करेगा और a/2 ही जितना वापस भी आएगा ये। तो यहाँ पर a करेगा, करेक्ट, और यहाँ पर a/2 करेगा क्योंकि यहाँ पर वॉल हमने क्रिएट कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन में मुझे टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है कि जो मेरा न्यू टाइम पीरियड अब होगा वो क्या होगा। तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, करेक्ट, अभी अभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पर हमने एंग्लो एसएचएम की इक्वेशन यूज की थी, यहाँ पर हमें लीनियर एसएचएम की इक्वेशन यूज करके टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मीन टू वॉल जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, तो इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज लार्ज देन व्हाट इज द टाइम पीरियड। करेक्ट, अगर पेंडुलम बहुत बड़ा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला है हमारे पास में 2 पाई अंडर रूट में 1/g 1/l प्लस 1/r। करेक्ट, ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। ऑलराइट, अब इसमें हम लोग दो केसेस डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है, अगर L बहुत छोटा हो एज कंपेयर टू R। R क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द अर्थ। R है रेडियस ऑफ अर्थ, करेक्ट, और L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो केस नंबर 1 है L इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो उस केस में अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, अगर R बहुत बड़ा है तो 1/r क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा 0, करेक्ट। तो टाइम पीरियड हमें मिलेगा 2 पाई अंडर रूट में 1/g 1/l, क्योंकि r बहुत बड़ा है तो ये 0 हो जाएगा 1/r। ये आपको क्लियर हो रहा है। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, टाइम पीरियड इस केस के लिए 2 पाई अंडर रूट l/g। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग काफी छोटी है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे और हमने यही फॉर्मूला ड्राइव भी किया था डेरिवेशन में, करेक्ट। अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम काफी बड़ी है, इट इज अप्रोच टू द इन्फिनाइट, तो जो 1/l होगा, अगर l इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा है तो डेफिनेटली 1/l अप्रोच करेगा 0 को, तो 1/l 0 जाएगा। तो इस फॉर्मूले में आप देखो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में 1/g 1/l प्लस 1/r है, तो 1/l हो जाएगा 0। तो अब हमारे पास में आएगा t इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में r/g। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा, करेक्ट। और यहाँ पर r हमारी रेडियस ऑफ द अर्थ है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अगर आप इन दोनों की वैल्यू रखते हो और इसका अंडर रूट लेके 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगी
अर्थ के लिए 84.6 मिनट। तो ये जो अप्रोक्स वैल्यू हमें मिलती है टाइम पीरियड की वो 84.6 मिनट मिलेगी, मतलब इतने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर पेंडुलम हमारा काफी बड़ा है, लार्ज है, तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर हम दो केसेस का डिस्कशन कर रहे हैं, अगर हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ काफी बड़ा हो पेंडुलम से, लेंथ ऑफ द पेंडुलम से, तो टाइम पीरियड हो जाए 2 पाई अंडर रूट में L/G। और अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम अप्रोच करिए इन्फिनाइट को, या फिर बोले तो बहुत बड़ी है, तो टाइम पीरियड के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई अंडर रूट R/G। तो एक बहुत बड़े पेंडुलम के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है। अगर पेंडुलम अर्थ पर है तो यहाँ पर हमारा जो टाइम पीरियड आएगा वो 84.6 मिनट आएगा। तो ये आई होप आपको ये दोनों केसेस क्लियर हुए हैं। करेक्ट, इस फॉर्मूले को नोट कर लो और इसे भी नोट कर लो आप। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम इन डिफरेंट सिनेरियोस। लाइक अगर एक सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में लटका दिया जाए और लिफ्ट को अपवर्ड या डाउनवर्ड एसिलेट करवाएं तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। या फिर सिंपल पेंडुलम को एक ट्रॉली में लटका दिया जाए और ट्रॉली को हॉरिजॉन्टली एसिलेट करवाया जाए, तो इस केस में टाइम पीरियड कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। या फिर उसे लिक्विड में ऑसिलेट करवा रहे हैं तो कैसे टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस में हम लोग टाइम पीरियड निकालना सीखेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इन एसिलेटिंग रेफरेंस फ्रेम। अगर सिंपल पेंडुलम को किसी भी एसिलेटिंग फ्रेम में रखा गया और हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो उस केस के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो है हमारे पास में T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G इफेक्टिव। तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G इफेक्टिव। ये जो इफेक्टिव एसिलेशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू एसिलेटिंग फ्रेम है। करेक्ट। सो देखते हैं G इफेक्टिव हमें कैसे निकालना होगा। सो G इफेक्टिव निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, G इफेक्टिव इक्वल टू नेट टेंशन इन द स्ट्रिंग करेक्ट, नेट टेंशन इन स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉल। तो इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है, नेट टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉल। राइट, तो हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। लेट सपोज हमारे पास में एक लिफ्ट है और लिफ्ट ऊपर की तरफ एसिलेट कर रही है। करेक्ट, एक लिफ्ट है और लिफ्ट ऊपर की तरफ एसिलेट कर रही है और इसमें हमने हैंग किया है एक सिंपल पेंडुलम को। मास है बॉब का m। करेक्ट, अब मुझे इसमें फाइंड आउट करना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे इसमें, क्योंकि ये लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट एसिलेट कर रही है तो एसिलेटिंग फ्रेम हो गई। करेक्ट, तो इस केस के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज होगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट L/G इफेक्टिव। अब हमें G इफेक्टिव की जरूरत है, तो G इफेक्टिव हम लोग कैसे निकालेंगे। G इफेक्टिव निकालने के लिए हमें चाहिए नेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब आप खुद सोचो, अगर ये ऊपर की तरफ एसिलेट कर रही है तो इसमें टेंशन कितनी होगी। तो इस केस में हमारी जो टेंशन होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। करेक्ट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। और क्योंकि फ्रेम ऊपर की तरफ एसिलेट कर रही है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास एक और फोर्स होगा, वो होगा हमारा स्यूडो फोर्स, तो वो भी लगेगा स्यूडो फोर्स ma। करेक्ट, तो जो नेट टेंशन आएगी वो कितनी होगी mg प्लस ma। अब टेंशन आपको समझ में आ गया, mg प्लस ma। करेक्ट, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, नेट टेंशन है mg प्लस ma डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉब, और मास ऑफ द बॉब क्या है m है। तो G इफेक्टिव क्या आ गई, जब लिफ्ट अप ऊपर की तरफ एसिलेट कर रही थी तो आया G प्लस a। राइट, तो G इफेक्टिव आया G प्लस a, इसलिए जो टाइम पीरियड हमारा निकल के आएगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट में L/G प्लस a। तो अगर एक सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में लटका दिया जाए और लिफ्ट को ऊपर की तरफ एसिलेट करें तो उसके लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट L/G प्लस a। करेक्ट, तो ये केस तो हमने कर लिया। अगर अपवर्ड एसिलेट कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L/G प्लस a।
अब जो सेकंड केस है हमारा, करेक्ट, इन एन एसिलेटिंग लिफ्ट, करेक्ट, तो हमने सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में लटकाया हुआ है और लिफ्ट ऊपर की तरफ एसिलेट कर रही है। तो इस केस का जो रिजल्ट आया था वो क्या था, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी प्लस ए, करेक्ट। तो वही रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, जो हमारी लिफ्ट है वो डाउनवर्ड एसिलेट कर रही है, इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो ये भी बहुत ईजी है, करेक्ट। जी इफेक्टिव हमें निकालना है, तो इसका भी आप डायग्राम बना लो ताकि आप इसको थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ क्या हो रहा है यहाँ पर। ये सिंपल पेंडुलम, मास m, और ये जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से, करेक्ट। सो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, सबसे पहले चाहिए जी इफेक्टिव, क्योंकि जी इफेक्टिव भी चेंज होगा, बाकी तो सारी चीजें सेम ही है। सो जी इफेक्टिव हमें निकालना है। जी इफेक्टिव निकालने के लिए हम यूज करेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग, नेट टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉल, करेक्ट, यही फॉर्मूला। अब नेट टेंशन कितनी होगी, आप खुद सोच के देखो, अगर ये नीचे की तरफ जा रही है लिफ्ट, तो टेंशन कितनी होनी चाहिए। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, करेक्ट। टेंशन है हमारी ऊपर की तरफ T, और ऊपर की तरफ एक फोर्स और लगेगा स्यूडो फोर्स ma, करेक्ट। क्योंकि हमें जो टेंशन निकालनी है, करेक्ट, जो जी इफेक्टिव निकालना है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एसिलेटिंग फ्रेम के रेफरेंस में, इसके रिस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो टी आ रहा है, जो नेट टेंशन आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी नेट टेंशन, टी और एम ए ऊपर की तरफ लग रहा है, एम जी नीचे की तरफ, तो नेट टेंशन को मैं लिख सकता हूं एम जी माइनस एम ए। ये क्लियर हो रहा है, नेट टेंशन होगी एम जी माइनस एम ए। तो जी इफेक्टिव कितना आएगा, जी इफेक्टिव आ जाएगा नेट टेंशन बाय मास, तो एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा जी माइनस ए। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू आएगी आपके पास में जी माइनस ए, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एसिलेट करेगी, और ऊपर की तरफ करेगी तो आएगा 2 पाई रूट एल बाय जी प्लस ए। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर लिफ्ट डाउनवर्ड या अपवर्ड एसिलेट करेगी तो कैसे हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव, ये सभी केसेस के लिए वैलिड है। जिन जिन केसेस में फ्रेम एसिलेट कर रही है और आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो उन सभी केसेस के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। जैसे कि ट्रॉली हमारी हॉरिजॉन्टली एसिलेट कर रही है और आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, या ट्रॉली को इंक्लाइन प्लेन पर हमें एसिलेट करवा रहे हैं हम लोग, तो उस केस में हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तब भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। आपको जी इफेक्टिव फाइंड आउट करना है और यहाँ पर रखना है, और उन सभी केसेस के लिए आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर भी हुआ होगा कि इस फॉर्मूले को हमें कब कब यूज करना है, कब हम यूज कर सकते हैं, और कैसे हमें यूज करना है। ये दोनों चीजें हमें समझ में आई हैं यहाँ पर, तो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और सारे केस भी देखेंगे फिर। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इन अ ट्रॉली एसिलेटिंग हॉरिजॉन्टली। एक ट्रॉली हॉरिजॉन्टली एसिलेट कर रही है, तो उस केस में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट सपोज ये है हमारी ट्रॉली, और ये हॉरिजॉन्टली एसिलेट कर रही है। यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम हैंग कर रहा है, तो अगर ये एसिलेट करेगी तो ये जो सिंपल पेंडुलम है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमको। ये है हमारा बॉब, इसका मास है m, करेक्ट। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो इस डायरेक्शन में लगेगा हमारा स्यूडो फोर्स, क्योंकि फ्रेम इस डायरेक्शन में एसिलेट करे तो स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलराइट, तो इसके जो टेंशन है लेट सपोज वो हमें चाहिए होगी, और वो है टी नेट, ये हमें चाहिए। और ये जो टेंशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो कौन सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एसिलेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें टाइम पीरियड चाहिए, क्योंकि फ्रेम एसिलेटेड है, तो इसके लिए भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय
जी इफेक्टिव। तो आपको इफेक्टिव एसिलेशन चाहिए, और इफेक्टिव एसिलेशन करने के लिए फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, नेट टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉब। अब नेट टेंशन क्या होगी, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नेट टेंशन क्या होगी, ये एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गई नेट टेंशन, और इसे मास से डिवाइड कर दो, तो जो जी इफेक्टिव की वैल्यू आपको मिलेगी, इट इज व्हाट, एम को बाहर ले लो, अंदर बच रहा है हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। अब एम से एम को कैंसिल आउट कर दो, तो फाइनली जी इफेक्टिव हमारे पास में आ गया। फाइनली जी इफेक्टिव हमारे पास में आ गया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये है जी इफेक्टिव की वैल्यू। तो टाइम पीरियड को हम लोग लिख सकते हैं टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, मीन्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये फाइनली हमें मिलेगा, और ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, राइट। तो अगर एक सिंपल पेंडुलम लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट हॉरिजॉन्टली एसिलेट करेगी, तो इस केस में टाइम पीरियड हम लोग ये यूज करेंगे फॉर्मूला। तो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। सो इस पिक्चर में क्या हो रहा है, एक ट्रॉली है, ट्रॉली के साथ में एक पेंडुलम हैंग कर रहा है, और ये ट्रॉली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, करेक्ट। ये एंगल है हमारा थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होगा, करेक्ट। यहाँ पर जो बॉब है उसका मास है एम, हमें फाइंड आउट करना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, करेक्ट। टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो ऑलरेडी हमें पता है, जब फ्रेम एक्सेलरेटेड हो तो उस केस के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो है हमारे पास में टी इक्वल टू 2 पाई एल बाय जी इफेक्टिव, करेक्ट। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब हमें इफेक्टिव जी की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे। अगर मैं इस बॉब को देखूं और अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटेड फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, करेक्ट। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, और फ्रेम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स होगा ma, करेक्ट। अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होगा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 होगा, तो टोटल एंगल जो होगा इनके बीच में वो होगा 90 प्लस थीटा। ये क्लियर हो रहा है सभी को। तो ये जो एंगल है हमारा ये है 90 प्लस थीटा, एम ए एंड एम जी फोर्स के बीच में एंगल है 90 प्लस थीटा, ऑलराइट। अब उसके बाद में इफेक्टिव जी हमें चाहिए। सो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसका एक्सेलरेशन होगा हमारा इस ट्रॉली का जी साइन थीटा। ये हमें ऑलरेडी एनएलएम चैप्टर से पता है। एक ब्लॉक है, ब्लॉक को अगर हम एक इंक्लाइन प्लेन पर रखें तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से आएगा। अगर फ्रिक्शन को कंसिडर ना किया जाए तो ये भी उसी तरीके का कुछ केस है, तो इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए जी साइन थीटा, ठीक है। एक ही वैल्यू हमें पता है, तो इफेक्टिव जी मैं लिख सकता हूं यहां पर अंडर रूट जी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g जी साइन थीटा कॉस 90 प्लस थीटा। अब कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा। तो जी इफेक्टिव वैल्यू हमें मिलेगी जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर
और ये cos 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 2g² साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें मिलेगा। ऑलराइट, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो जी इफेक्टिव हमारे पास में हो जाएगा g² माइनस g² साइन स्क्वायर थीटा। जी को बाहर ले लेते हैं, अंदर है हमारे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और अंडर रूट है तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो फाइनली हमारे पास जी इफेक्टिव आ रहा है जी कॉस थीटा। ये क्लियर आ रहा है, हो रहा है आपको सभी को? जी इफेक्टिव की वैल्यू हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नेट टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉब, करेक्ट? तो उससे भी आप करोगे तो आपको जी इफेक्टिव जी कॉस थीटा ही मिलेगा। ऑलराइट, क्योंकि मास से मास न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में है, तो मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव हमारा यही आने वाला है। ऑलराइट, सो जी इफेक्टिव मिल चुका है अब हमारे पास में, तो टाइम पीरियड हमारे पास फाइनली हम लोग लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई एल बाय जी कॉस थीटा। तो अगर एक पेंडुलम है और ट्रॉली के अंदर है और ट्रॉली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एस्लेट कर रही है, तो उस केस के लिए जो टाइम पीरियड हम लोग लिखेंगे वो होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी कॉस थीटा। ऑलराइट, इसे नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे हम इसी के बिहाफ पर। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। The oscillation period of simple pendulum of length L suspended from the roof of the vehicle moving frictionless down 60-degree inclined plane is given by। तो अगर हम इसको देखें और इसको देखें तो सेम डायग्राम है, करेक्ट? यहाँ पर हमारे पास में एंगल थीटा था, बट यहाँ पर हमें एंगल गिवन है 60 डिग्री। हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। क्या होता है फॉर्मूला? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव होता है जी कॉस थीटा, सो 2 पाई एल की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल एल, जी कॉस थीटा, थीटा है 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो फाइनली हमें मिलेगा 2 पाई अंडर रूट 2l बाई जी। और अगर ऑप्शन चेक करें तो करेक्ट आंसर कौन सा रहा? ऑप्शन नंबर ए, 2 पाई अंडर रूट 2l बाई जी। तो इजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, करेक्ट, जी इफेक्टिव कैसे निकालना है, और ये फॉर्मूला आपको पता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Now let's see it. Next case, SHM in the liquid. So now what is happening here? SHM is happening in the liquid, correct? और हमें इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है कि अगर SHM लिक्विड में होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। तो ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है L और बॉब का मास है M, करेक्ट? डेंसिटी है इस बॉब की, लेट सपोज रो एस, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड है रो एल। ऑलराइट, अब किसी टी टाइम पर लेट सपोज ये सिंपल पेंडुलम यहां पर है और ये है इसका बॉब, करेक्ट? तो अगर मैं इसमें एनालाइज करूं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे ग्रेविटेशनल फोर्स और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है बाउंसी फोर्स, करेक्ट? ये दोनों फोर्स हमारे लगेंगे यहाँ पर। सो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव, करेक्ट? इस फॉर्मूले के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमें जी इफेक्टिव चाहिए, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। सो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। मैं अगर इस बॉब के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं एम जी माइनस एफ बी इक्वल टू एम ए इफेक्टिव। तो ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया और ये हमारा इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है? अब मास ऑफ द बॉल को हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ द बॉल जो कि रो एस है इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल, और बाउंसी फोर्स को डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द बॉल मींस रो वी जी। तो ये हमें मिलेगा। अब उसके बाद में v v v कैंसिल आउट हो जाएगा, v को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास में आएगा a इफेक्टिव
इक्वल टू रो एस माइनस रो एल जी बाय रो एस, ये हमें मिलेगा। दिस इज द ए इफेक्टिव वैल्यू, करेक्ट। तो इफेक्टिव एसिलेशन हमें रो एस माइनस रो एल बाय रो एस इंटू जी मिलने वाला है। इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और ये जो ए इफेक्टिव आया यही हमारा जी इफेक्टिव भी है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही हमारा जी इफेक्टिव भी है। अब ये जो जी इफेक्टिव आया है इसको आप यहाँ पुट करोगे तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा, करेक्ट। सो ये हमें क्लियर आ गया। अब मैं इसे टी डैश कर देता हूँ। टी क्या मान रहा हूं मैं, टी मान रहा हूं जब वो एयर में ऑसिलेट कर रहा था, करेक्ट। तो हम लिखेंगे 2 पाई बाय एल बाय जी। तो जब एयर में ऑसिलेट कर रहा है तो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, जब लिक्विड में कर रहा है तो 2 पाई एल बाय जी इफेक्टिव। ये क्लियर हो गया आपको। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो हमें और क्लियरिटी मिलेगी कि कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं इस पर बेस्ड। पहले इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। Now let's see one question on the basis of this concept. A simple pendulum with metallic bob has a time period t. The bob is now immersed in the non-viscous liquid and oscillated. If the density of the liquid is 1/4 that the metal, the time period of the same pendulum will be. तो इसमें हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है सेम पेंडुलम का। तो देखते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हमारा सिंपल पेंडुलम एयर में है, करेक्ट, लिक्विड में नहीं है, अभी लेट सपोज एयर में ऑसिलेट कर रहा है, तब उसका टाइम पीरियड टी है और टी इक्वल टू हम लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, करेक्ट। अब इसी सेम सिंपल पेंडुलम को मैंने इमर्स किया लिक्विड में। तो लिक्विड में अगर मैं इमर्स करता हूं, लेट सपोज ये लिक्विड है, तो अगर लिक्विड में इमर्स करेंगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा टी डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव, करेक्ट। ये क्लियर हो रहा है हमको। अब मुझे फाइंड आउट करना है यहां पर जी इफेक्टिव की वैल्यू, और जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है ये ऑलरेडी हमें पता है, करेक्ट। जी इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास में है, ऑलरेडी हमने अभी अभी निकाली थी, रो एस माइनस रो एल बाय रो एस इंटू जी। ये हमारी जी इफेक्टिव की वैल्यू है, करेक्ट। क्वेश्चन में हमें एक चीज दी है, इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1/4 ऑफ द मेटल। तो जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है वो 1/4 है डेंसिटी ऑफ द मेटल। तो डेंसिटी ऑफ द मेटल है हमारी लेट सपोज रो एस, तो रो एस बाय 4 हो जाएगा। तो रो एल इक्वल टू रो एस बाय 4 हमें क्वेश्चन में गिवन है, करेक्ट। ठीक है, तो जी इफेक्टिव निकाल लेते हैं। तो जी इफेक्टिव आएगा, ये रो एस, रो एल की वैल्यू है रो एस बाय 4 डिवाइडेड बाय रो एस इंटू जी, ये हमें मिल जाएगा। करेक्ट। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, रो एस रो एस रो एस कैंसिल आउट होंगे, तो फाइनली हमें मिलेगा यहाँ पर 3/4 जी। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू मिलेगी 3g/4। दिस इज अ जी इफेक्टिव वैल्यू, करेक्ट। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, टी डैश इक्वल टू 2 पाई एल बाय जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव हमारे पास है 3g/4, 4 को ऊपर लिख लेते हैं, तो ये मिल गया। ठीक है, अब 2 पाई रूट एल जी को हमने क्या बोला है, टी बोला हुआ है, करेक्ट। तो टी डैश इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को मैं टी से रिप्लेस कर दूं तो बचेगा √4/3। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2t/√3। बोलो ये चीज क्लियर हो रही है। 2 पाई रूट एल बाई जी को टी लिख दिया, बचा √4/3, √4 हो गया 2 और √3 हो गया √3, तो 2t/√3 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑलराइट, तो अगर आप इसको याद रखते हो और अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको, करेक्ट। आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर डेरिवेशन की जी इफेक्टिव निकाला है, आप इस वैल्यू को याद भी रख सकते हो इफेक्टिव जी को। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसे नोट करो।
Let's see next question. A simple pendulum has time period t1. The point of suspension is now moved upward according to the equation y equal to kt square, where k equal to 1 meter per second square. If the new time period is t2, then ratio of t1 square by t2 square will be. तो इस क्वेश्चन में हमें t1 by t2 का स्क्वायर का रेशियो फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। लेट्स सी कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को और क्या हो रहा है इसमें। तो हमारे पास में एक सिंपल पेंडुलम है, करेक्ट, और इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है t1 और t1 को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय l बाय g। अब हमने क्या किया, सिंपल पेंडुलम को एसिलेट करवाना शुरू किया अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो हो गया केस 1, करेक्ट। अब केस 2 में आप क्या कर रहे हो, इसे अपवर्ड एसिलेट करवा रहे हो, करेक्ट। इसे अपवर्ड एसिलेशन करवा रहे हो और ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है y इक्वल टू के टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर मुझे एसिलेशन फाइंड आउट करना है तो इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dv बाई dt करूंगा तो मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी, और ये कितना मिलेगा मुझे, k तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो ये जाएगा 2kt, करेक्ट। अब एक और बार इसे डिफरेंशिएट करो तो एसिलेशन मिलेगा, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर 2k कांस्टेंट होगा, t का 1 हो जाए तो 2k मिल गया, तो एसिलेशन मिल रहा है 2k। अब मुझे चाहिए एसिलेशन, करेक्ट। अब k की वैल्यू हमें गिवन है, एसिलेशन मिला 2k एंड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइम, वो टाइम पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूंगा, k की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर पुट करूंगा k इक्वल टू 1, तो एसिलेशन मुझे मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द एसिलेशन। तो हमें एसिलरेशन भी मिल गया। सो अगर मैं सेकंड केस में टाइम पीरियड देखूं तो t2 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी आप सोच के देखो। अगर ये ऊपर की तरफ एसिलेट कर रहा है, करेक्ट, सिंपल पेंडुलम, तो जी इफेक्टिव हमारा होना चाहिए g प्लस ए। ये हमने लिफ्ट वाले केस में देखा था, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो इफेक्टिव एसिलेशन g प्लस ए आता है, ऐसे यहाँ पर भी होगा g प्लस ए। ये क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, t1 और t2 का स्क्वायर कर देते हैं और रेशियो ले लेते हैं उसका, क्योंकि यही तो हमें करना है। तो t1 बाई t2 का सबसे पहले रेशियो लेते हैं। t1 हमारे पास में क्या है, 2 पाई अंडर रूट l बाय जी, और t2 हमारे पास में क्या है, 2 पाई l बाय जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की वैल्यू g प्लस ए, सही है। अब 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, l से l कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमारे पास में आ रहा है t1 बाई t2, t1 बाई t2 इक्वल टू अंडर रूट g प्लस ए बाई जी, ये हमें मिल रहा है, करेक्ट। सो g, अब मैं क्या करूंगा, g की और a की वैल्यू रखता हूं, a हमारे पास में 2 है, सो t1 बाई t2 इक्वल टू, ये मिलेगा हमको, g है 10, a है 2, तो ये 12 हो गया, डिवाइडेड बाय रूट 10, स्क्वायर कर दो। t1 बाई t2 का स्क्वायर करेंगे, करेक्ट, तो ये जो 12 बाई 10, 2 से इसे कैंसिल आउट कर दो तो 6 बाई 5। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है हमारे पास में 6 बाई 5 आ रहा है, ऑलराइट। और अगर ऑप्शन चेक करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, 6 बाई 5, मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसे नोट करो